रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कोलकाता के पास वेल्लोर में की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सकें और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। 1927 में इसी मिशन की एक शाखा के रूप में रांची के मोराबादी में स्थापित हुआ रामकृष्ण मिशन आश्रम। मां शारदा के परम शिष्य और रामकृष्ण मिशन के 8वें अध्यक्ष स्वामी विशुद्धानंद के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है यह आश्रम। इन क्षेत्रों के विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मध्य भारत में हजारीबाग एवं इस प्रकार के अन्य जिलों के निकट अभी भी उपजाऊ, सिंचाई सुविधा संपन्न अच्छे भूखंड आसानी से उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र में बड़ा भूखंड अधिकृत करना होगा और इस पर तकनीकी शिक्षा हेतु विद्यालय और क्रमशः कारखाना इत्यादि प्रारंभ करना होगा। चूंकि खाद के उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार होगा। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को वास्तविक रूप देने के लिए सदा तत्पर है रामकृष्ण मिशन। आज झारखंड में रांची और उसके आसपास में चल रहे हैं ग्रामीण एवं कृषि विकास के जरिए जनहित का अहम प्रयास। अध्यात्म निहित मानव सेवा का पर्याय बन चुका दिव्यायन। मोराबादी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आज कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और ग्राम विकास के उत्थान हेतु अविश्वसनीय कार्य को अंजाम दिया है। विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर आज दिव्यायन किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें नई कृषि उपकरणों, बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक, आधारभूत संसाधनों को उपलब्ध कराने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज किसानों के कल्याण और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र और नाबार्ड के समन्वय से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है किसानों की उन्नति सह कृषि में नवीनीकरण। इन्हीं सब योजनाओं में से एक योजना देसी किस्मों के संरक्षण, संचयन एवं वैसायीकरण से संबंधित है, जो अपनी सफलता की अलग कहानी बयां कर रहा है। संकर किस्मों के बीज से ज्यादा उत्पादन एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के उपयोग के दुष्परिणाम से आज सभी परिचित हैं। इसलिए दिव्यायन कृषि विज्ञान के द्वारा नाबार्ड प्रायोजित देशी सुगंधित किस्मों का आंकलन, संरक्षण, उन्नयन एवं व्यवसायीकरण का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। चूंकि अतीत में भारत में धान की 2 लाख देसी किस्में थी, जिसमें मात्र 15 से 20% किस्मों की अलग अलग क्षेत्रों में आज खेती हो पाती है। कारण है किसानों में जानकारी की कमी, संकर किस्म के धान के प्रति रुझान होना, साथ ही धान की कई देशी किस्में आज विलुप्तीकरण के कगार पर हैं। इन्हीं सब वजहों को जान कृषि वैज्ञानिकों व दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी द्वारा नई पहल की गई, जिसमें उन्होंने कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। जो परंपरागत
किस्मों की बात करते हैं, अब जो समय आ गया है, आधुनिक समय है, ये देसी लोगों को देसी स्वाद की ज़रूरत है, देसी स्वाद का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को ये अभी के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि परंपरागत किस्मों को किस प्रकार हम लोग संरक्षण करें, क्योंकि एक समय था जब इनका काफ़ी ज़्यादा एरिया था, लेकिन जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद से ये जो भी देसी किस्में हैं वो विलुप्त होती चली गई। तो अब के समय में देखते हैं हम लोग कि कहीं भी देसी किस्मों की खेती नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि देसी किस्मों को किस प्रकार संरक्षण किया जाए, और इसमें हमारे साथ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण जो है ये 5 सालों से काम कर रही है। धान भारत समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। देश के अलग अलग राज्यों में वातावरण के अनुकूल धान के किस्मों को भी विकसित किया गया है। अगर बात की जाए सुगंधित देसी धान के किस्मों और इसमें निहित औषधीय गुणों के बारे में, तो इनमें बेशुमार गुण मौजूद हैं, जिनकी पहचान यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। तथा इसके संरक्षण संबंधी नाबार्ड से वित्तीय सहायता ली गई। जून 2016 को रांची जिले के 5 प्रखंडों के 5 गांवों में 100 किसानों का चयन किया गया। बाजार में देसी सुगंधित किस्मों के अनुपलब्धता को देखते हुए, साथ ही व्यवसायीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पहले वर्ष धान के 10 देसी किस्मों का चयन कर सभी गांवों में प्रत्यक्षण किया गया। योजना के अंतर्गत रांची जिले के मांडर प्रखंड के गुड़गुड़जाड़ी गांव, चान्हो प्रखंड के लुंडरी गांव, बेड़ो प्रखंड के घाघरा टिकरा टोली व सरना टोली गांव, बुड़मू प्रखंड के बरोदी गांव, नामकुम का देवगाई और सिल्ली प्रखंड के लोसेरा गांव का चयन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के पूर्व के प्रयास से कृषकों के 70 देसी धान की किस्मों का पंजीकरण हेतु आवेदन पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली भेजा गया, जिसमें 28 किस्मों का पंजीकरण हो चुका है। इन्हीं किस्मों में से 20 किस्मों को उनके विशिष्ट गुण के आधार पर चयनित कर कृषकों को प्रत्यक्षण हेतु वितरित किया गया, साथ ही जैविक खाद एवं जैव कीटनाशी भी। दस देसी किस्मों में से रजनीगंधा, तुलसी मुकुल, जीरा भोग, करहैनी, तुलसी मंजर, प्रसाद भोग, धनिया फूल, मेखवाइन, पानी साइर, सरायकेला एवं भुटकू किस्म प्रमुख थे। आज का डेट में बाजार में जो सुगंधित चावल मिलता है, हो सकता है कि ये ऑथेंटिक ना हो, लेकिन ये ऑथेंटिक सुगंधित चावल जो कि जैविक प्रक्रिया में किया जा रहा है, धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, लोग भी उसको पसंद करने लगेंगे। आजकल अभी देखा जाता है कि बड़े बड़े सुपरमार्केट में एक कुछ कॉर्नर होता है जहाँ की सिर्फ जैविक उत्पाद ही मिलता है, तो इसको आगे चल के मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लोगों को ये जानकारी हो गया है कि जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना या कीटनाशक का इस्तेमाल करना ये शरीर के लिए हानिकारक है, तो इसलिए जैविक पद्धति के और सिर्फ भारत में नहीं, पश्चात देशों में भी इसका काफ़ी आदर होने लगा है और इसका मार्केट आगे चल के बढ़ेगा। 10 देसी किस्मों में से 2 सुगंधित किस्मों को यहाँ की मिट्टी, जलवायु एवं उपज आधार के अनुकूल चयनित किया गया, जिसमें तुलसी मुकुल एवं भुटकू को सर्वोपरि माना गया। इन किस्मों को उन्नत जैविक विधि से कृषकों के द्वारा लगाया गया, जिससे इनकी उपज क्षमता में 20 से 25% की वृद्धि हुई एवं कृषकों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुई।
भुटकू और तुलसी मुकुल दो आप लोग के बीच का ही धान है, देसी धान। चूँकि देसी धान है, इसकी जैविक खेती किए जाए तो इसका जो सुगंध है, इसकी जो गुणवत्ता है उस पर बरकरार रहेगी। जैविक विधि साथ में हम लोग थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट ये करना चाह रहे हैं कि SRI टेक्निक में जाए। और ये चूँकि 145 से 50 दिन का धान है, लो लैंड का धान है, इसमें ऐसे तो SRI पूरी तरह से हम लोग नहीं व्यवहार कर सकते, लेकिन हम लोग 15 से 20 दिन का बिचड़ा को 25 सेंटीमीटर की स्पेस करके लगाएं तो इसका उत्पादन बढ़ जाता है। हम लोग ये देखे हैं कि लगभग 20 से 25% इसका उत्पादन थोड़ा दूरी में लगाने से बढ़ जा रहा है। KVK, नाबार्ड एवं ICAR के वैज्ञानिकों का समय समय पर गांव का दौरा किया जाता है तथा कृषकों के समक्ष आए समस्याओं का भी वे निदान करते हैं। इसके साथ ही किसान गोष्ठी, किसान मेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कृषि तकनीक में आए बदलाव से भी रूबरू करवाया जाता है। जैविक विधि से खेती की महत्ता से सभी अवगत हैं। रासायनिक खाद एवं विषैले कीटनाशी के स्वास्थ्य पर पड़ते प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यहाँ के किसानों ने पिछले 5 वर्षों में कभी भी अपने खेतों में कोई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है, जिसका नतीजा आज इनके सामने है। ये धान है जो ऑर्गेनिक होता है और वो जो हम लोग खरीद के लगाते हैं उसमें रासायनिक खाद होता है, उससे हम लोग को शारीरिक ये भी मतलब हानि होता है, फिर खेत का भी हानि होता है। इस तरह से हम लोग को ये खेती, ये तुलसी मुकुल धान का खेती करना चाहिए। देसी किस्म सुगंधित धान का प्रजाति है। इस वर्ष हमारे गांव में तीसरा वर्ष है। सर्वप्रथम हम लोग को चिन्हित कराने के उद्देश्य से 10 प्रजातियां दिया गया था। 10 प्रजातियों में से हम लोगों ने 3 प्रजाति को हम लोगों ने चिन्हित किया, 3 में से फिर 2 को छोड़ दिया गया और जो सर्वोत्तम माना गया इस गांव के वातावरण के अनुकूल वो है धान का प्रजाति भुटकू सुगंधित चावल। महिला किसान पूनम का भी कहना है कि इन किस्मों को लगाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई विधियों को अपनाने से इनके बुआई, खाद, बीज में खर्च कम होता है। रासायनिक जो हम लोग खेती करते थे उसमें ज्यादा खर्च होता था और जैविक जो खेती अभी धान को कर रहे हैं इसमें खर्चा कम हो रहा है और इसमें खाने में भी स्वाद है और इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। गाँव में जितना पड़ोस है सबको बोलेंगे कि इस धान को करने से फायदा है। और किसानों की आय दुगना करने की दिशा में दिव्यांग की कर्तव्य निष्ठा, सेवा भाव वाकई सराहनीय योग्य है, जिसके फलस्वरूप इन देसी सुगंधित धान की किस्मों के संरक्षण के साथ साथ जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के रूप में भी हम देखेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसमें बीमारियां कम लगती हैं तो दवाई के खर्चे हो जाते हैं। फर्टिलाइजर में हम जैविक को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो लोकल रिसोर्सेज संसाधन है, तो वो पैसे बच जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ओवरऑल औसतन ऐसे करके नहीं, औसतन देखा जाए तो 20-25% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो जाए और उधर मार्केट में देखिएगा तो हमको 40% 50% ज़्यादा हो जा रहा है। तो अच्छा खासा आय इसका किसान भाई करें तो काफ़ी अच्छा खासा आय, और ये हमारे आसपास की प्रजातियां और कहीं होने का स्कोप नहीं है तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम ही लोग कर सकते हैं क्योंकि एक लोकल एरिया जो है, स्पेसिफिक एरिया है, वहीं पे ये धान हो सकती है, बाकी की जगह नहीं हो सकती। तो एक किसानों भाइयों के लिए, जो लोकल किसान भाई हैं, उनके लिए काफ़ी एक अच्छा अवसर है। अगर देसी किस्मों के उत्पादन की बात की जाए तो रांची जिले में 135 हेक्टेयर क्षेत्र में इन 2 किस्मों की उत्पादन क्षमता लगभग 3,350 क्विंटल है। भुटकू और तुलसी मुकुल किस्मों ने इन ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्याशित क्रांति ला दी है। यहाँ के किसान अब संकर बीजों का नहीं, देसी सुगंधित धान को लगाकर कृषि क्षेत्र में
आए बदलाव के गवाह हैं। ये धान भुटको धान है। इसको तो हम लोग बहुत पहले से करते थे, लेकिन एक नवाड का प्रोजेक्ट आया, थोड़ा सा ही बड़ा प्रजाति का है, 140 से 45 दिन का। हम लोग करते थे 130 से 35 दिन का सुगंधित धान में, लेकिन इसका पैदावार बहुत ही अच्छा है। धान बीज एवं चावल जैसे अन्य अनाज के संरक्षण व भंडारण के लिए केवी के रामकृष्ण आश्रम की ओर से ड्रम का वितरण किया जाता है एवं जैविक विधि से भंडारण के तरीके को वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को बतलाया जाता है, जिसमें बीज को सुखाने से लेकर सिंधवार, नीम व करंज के पत्ते को किस तरह अनाज में परत दर परत रखने की सलाह दी जाती है, जिससे ज्यादा दिनों तक अनाज को भंडारित किया जा सके। ये सुगंधित धान योजना अंतर्गत दिया जा रहा है। जो भी लाभुक रहे हैं इस योजना में उनको धान के सुरक्षित भंडारण के लिए, और ये चूंकि देसी धान है इसका बीज आप ही लोग को सही ढंग से रखना है, इसके लिए ये दिया जा रहा है। और पहले से नीम, करंज या सिंधुआर का पत्ता, तीनों में से कोई पत्ता आप लोग को मिल जाए, उसको छांव में सुखाना है पत्ता को, और उसके बाद इसमें डाल देना है। नीचे में सबसे पहले एक परत रहेगा, उसके ऊपर आप बीज रखिएगा, फिर बीच में एक परत दीजिए 1 इंच का पत्ता का, हाँ उसके ऊपर फिर बीज रखिएगा, और फिर ऊपर में पत्ता का एक परत दे के उसको पूरा पैक कर देना है। और इसको जब फिर अगले सीजन में आपको बीज को निकालना होगा तभी खोलिएगा ड्रम को, और तब बीज को उसमें से निकाल कर, और आपका सुरक्षित उसमें अंकुरन भी बना रहेगा 100%, और उसको लगाइए। जून 2016 में शुरू किया गया यह देसी सुगंधित धान के संरक्षण का कार्यक्रम 5 प्रखंडों के 5 गांवों में 10 किसानों द्वारा शुरू किया गया था। आज इस कार्यक्रम से लगभग 800 किसान जुड़ गए हैं। बाजार व्यवस्था से संबंधित कार्यों का जिम्मा नाबार्ड एवं दिव्यांग कर रही है। हम लोगों ने किसानों को एक मार्केट चैनलाइज किया, जिसमें कि किसानों का जो धान है वो 10-15 रुपए बेचते थे, वो अब 30 रुपए केजी के माध्यम से 30 रुपए केजी के दर से उठता है। और किसान को डायरेक्ट हम लोग राइस बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। दिव्यांग के प्रमुख भविष्यानंद जी का मानना है कि समाज के उपेक्षित वर्ग को जागरूक एवं स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको खेती, कृषि के क्षेत्र में लाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है, और सेवा भाव एवं निष्ठा पूर्वक कार्यों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। झारखंड का पहला जो जैविक ग्राम है वो रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अंगरा प्रखंड में जो धूलेटा ग्राम है उसमें किया है। इसके लिए ये जो जैविक खेती प्रमोट हो रहा है, जैविक खेती के साथ साथ अगर सेंटर राइस भी हम लोग उसका एक क्रॉप फसल से रखेंगे तो उसमें सेंटर राइस भी मिलेगा, गुणवत्ता भी अच्छा होगा, खुशबू भी अच्छा होगा, किसान का दाम भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए ये जैविक खेती के साथ सुगंधित धान का खेती बहुत ही प्रासंगिक है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों सह जैविक कृषि के साथ इन देसी किस्मों की खेती से वाकई उत्पादन के साथ साथ इनके बिक्री का सही मूल्य भी किसानों को प्राप्त हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा से किसानों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आ रहा है। इनका सारा श्रेय प्रशिक्षण को ही जाता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जो मार्केटिंग चैनल देख रहे हैं, ब्रांडिंग करा रहा है। ब्रांडिंग करके हम लोग का पहले दिव्यांग का जो हम लोग का विक्रय केंद्र है उसके माध्यम से हम लोग का जो डिवोटीज है, हम लोग का जो ऑयलिसर्स है, हम लोग जो स्टाफ है, जो परिचित है, उसके माध्यम से प्रमोट करेंगे। उसको धीरे धीरे इसका किसान लोग को भी जो फायदा मिलेगा, जो चैनल का डेवलप होगा तो किसान लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के या बाद में एफपीओ बना के ये पूरा झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर में भी या देश का बाहर में भी वो लोग उसको बिक के बहुत अच्छा पैसा इनकम कर सकते हैं। आज बाजार में अधिकांश अन्न में खुशबू के लिए रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर दिव्यांग द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है, जिससे मानव स्वास्थ्य के मूल्यों को समझा जा रहा है। का उद्देश्य जो था वो 3 मुख्य उद्देश्य लेकर हम लोग इस योजना की शुरुआत किए थे। जो पहला उद्देश्य था वो था कि किस्मों का संरक्षण करें, जो स्वाद खत्म होते जा रहे हैं उनको वापस लेकर आए, और जो दूसरा उद्देश्य था कि किसान को इससे डायरेक्ट बेनिफिट हो, उनकी जीविका इस पे आधारित हो और किसानों की आय डबल हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सके। और तीसरा जो उद्देश्य था हमारा
कि समाज को एक विष रहित और गुणवत्ता और स्वाद से भरपूर खाना मिल सके, इस उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। गुड़गुड़जारी व लोसेरा गांव के ये किसान भुटकू व तुलसी मुकुल किस्मों के धान को अपने खेतों में लगाकर इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो सफलता की मंजिल आसानी से मिल जाती है। जो किसान संकर किस्मों की खेती कर 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम धान बिक्री करते थे, वे आज देसी सुगंधित धान लगाकर उनके बीज को 30 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम बिक्री कर रहे हैं। साथ ही जैविक विधि के द्वारा खेती करने से उनकी लागत में भी कमी आई है। देसी सुगंधित धान के किस्मों के प्रचार प्रसार के लिए नाबार्ड एवं दिव्यांग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसके विस्तारीकरण एवं बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए निरंतर किसानों को जोड़ा जा रहा है। अगर कोई भी इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, आपका पैदावार अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो नाबार्ड हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जहाँ तक पूरे झारखंड में इसको करने का बात है, ये जब कुछ ब्लॉक में लागू हो जाता है कोई कार्यक्रम, तो आसपास के ब्लॉक के लोग उसको देख के उससे उत्साहित होके इसको अपनाना जरूरत है। रामकृष्ण मिशन आश्रम एवं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग रांची के द्वारा इस परियोजना के माध्यम से देसी सुगंधित धान की खेती को प्रोत्साहित कर पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज प्राप्त हो सके।